अब इसके बाद गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह का नमस्कार सभी छात्रों को। आज मैं आपको डीएलएड या बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान सब्जेक्ट से, विज्ञान विषय से संबंधित रसायन विज्ञान के खनिज धातु का पाठों का अध्ययन करेंगे। छात्रों, अपनी पिछली कक्षा में धातु कर्म पढ़ रहे थे और इस धातु कर्म में मैं आपको बता रहा था कि कुछ भौतिक विधियों के द्वारा अयस्क को सांद्रित किया जाता है और इस अयस्क के सांद्रण के बाद अब हम आते हैं आपके लिए उस वाली टॉपिक पर जो आपके लिए है कौन सा आपने पढ़ाना, चुंबकीय विधि, गुरुत्वीय विधि और क्या पढ़ा आपने साथ में बताइए, हेन प्लवन विधि है ना, और चौथा क्या पढ़ा, प्रगलन। तो आज मैं उस धातु कर्म में आपको पांचवा वाली पॉइंट लेकर के चल रहा हूँ कि 5 वाली पॉइंट क्या है ना। 5 वाली पॉइंट अपचयन है। क्या है? अपचयन। अपचयन जिसे अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं। आपको बता दें कि रिडक्शन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। किसी चीज़ का घटना ही अपचयन कहलाता है। क्या होता है? किसी चीज़ का घटना ही अपचयन कहलाता है। और रसायन विज्ञान के भाषा में अपचयन का मतलब होता है कि जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो वहाँ पर अपचयन होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन तीर के पूंछ के साइड में यानी लेफ्ट साइड में जुड़ता हुआ लिखा हुआ है, लिख प्लस करके है, तो आप वहाँ पर हाइड्रोजनेशन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। लेकिन वह अभिक्रियाएं अक्सर अपचयन अभिक्रिया होती हैं। बट यहाँ पर हम बात यह करेंगे कि अयस्कों के सांद्रण में अपचयन विधि का क्या रोल है ना। तो आप यहाँ पर देखिए कि अपचयन द्वारा अयस्कों से अपचयन द्वारा अयस्कों से अपचयन द्वारा अयस्कों से धातु का निष्कर्षण अपचयन द्वारा अयस्कों से धातु का निष्कर्षण की 3 विधियां होती हैं। की 3 विधियां होती हैं। अपचयन द्वारा अयस्कों से धातु का निष्कर्षण का 3 विधियां होती हैं। कार्बन अपचयन, कामा, उसके बाद आपका आता है सोडियम अपचयन, सोडियम अपचयन, कामा कार्बन अपचयन, सोडियम अपचयन और एल्यूमिनी तापी
एल्यूमिनी तापी विधि, है ना, तापी विधि, एल्यूमिनी तापी विधि। कार्बन अपचयन में वर्जित अयस्क कार्बन अपचयन में वर्जित अयस्क कार्बन अपचयन में वर्जित अयस्क में कार्बन मिलाकर वर्जित अयस्क में कार्बन मिलाकर अधिक ताप तक गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है। इससे धातु के ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड अलग होकर धातु को अलग कर देते हैं। धातु को अलग कर देते हैं, है ना। देखिए इसमें करते क्या हैं, जो कार्बन अपचयन में वर्जित अयस्क होते हैं उनको कार्बन में मिला देते हैं और फिर अधिक ताप तक क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। फिर आप देखेंगे कि उनके ऑक्साइड अलग हो जाएंगे और धातु भी अलग हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड ले रहे हैं तो धातु के ऑक्साइड हो गए, मेटल ऑक्साइड हो गए ना। अब मैं इसमें कार्बन मिला दे रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने इसमें कार्बन मिलाया तो तुरंत यह क्या बन गया, CO, और धातु क्या हो गया, अलग हो गया। तो यही बात की जाती है ना कि इसमें धातु के ऑक्साइड के साथ कार्बन को मिलाया जाता है और मिलाने के तुरंत बाद इसके ऑक्साइड अलग हो जाते हैं और धातु क्या हो जाता है, अलग। ठीक है। तो अपचयन का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना या किसी चीज़ को वहाँ से रिमूव कर देना होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि अपचयन द्वारा अयस्कों से धातु का निष्कर्षण 3 विधियों द्वारा होता है। एक क्या होता है, कार्बन अपचयन विधि होता है, दूसरा सोडियम अपचयन और तीसरा क्या होता है, एल्यूमिनी तापी विधि द्वारा। तो अक्सर हम लोग कार्बन विधि यूज़ करते हैं। तो कार्बन विधि में क्या होता है कि कार्बन अपचयन में वर्जित अयस्क में कार्बन मिलाकर अधिक ताप तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। इससे ऑक्साइड यानी धातु जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, धातु को अलग कर देते हैं उसके ऑक्साइड अलग हो करके। जैसा मैंने आपको एक रिएक्शन भी दिया है कि जिंक ऑक्साइड है वह कार्बन के साथ मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया है और जिंक भी बना दिया है ना। तो आपने अपचयन विधि के द्वारा ये देखा। फिर आते हैं हम कुछ और विधियों पर। छठा पॉइंट है शोधन। छठा पॉइंट क्या है, शोधन, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन। रिफाइनिंग और
प्यूरिफिकेशन। तो शोधन में हमने आया आपको क्या कहा कि रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ना। उपरोक्त 3 विधियों से प्राप्त धातु में उपरोक्त 3 विधियों से प्राप्त धातु में उपरोक्त 3 विधियों से प्राप्त धातु में अशुद्धता रहती है। अशुद्धता रहती है। इसको शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? धातु निष्कर्षण के लिए धातु निष्कर्षण करने के लिए शोधन विधि का उपयोग करते हैं। शोधन विधि का उपयोग करते हैं ना। शोधन विधि का उपयोग करते हैं। इसमें भी 3 प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें भी तीन प्रक्रियाएं होती हैं। गलनांक, आसवांक, आसवन विधि जिसे कहते हैं, है ना। गलनांक, आसवन, पहले तो आसवन ही आता है तब गलनांक, तथा पृथक्करण, तथा पृथक्करण। तो पहले आसवन होना चाहिए था। चलिए, आसवन, गलनांक, पृथक्करण। और एक विधि और आती है पृथक्करण तथा विद्युत अपघटनी प्रक्रम। विद्युत अपघटनी प्रक्रम, सही है। ऐसे तो आप यहाँ पर देखिएगा कि किस तरह से कटा तना ही नहीं है। अपचयन विधि में आपने देखा कि अपचयन द्वारा अयस्कों से धातु का जो निष्कर्षण किया जाता है, इनमें 3 विधियां होती हैं ना। सबसे पहले तो आप यह जानने की कोशिश करिए कि जो हमारे पास मैटर है, धातुओं के शोधन में अपचयन विधि के द्वारा वो कैसे किया जाता है। तो अपचयन द्वारा
अयस्कों से धातु का निष्कर्षण 3 विधियों के द्वारा होता है। कितने विधियों के द्वारा होता है? 3 विधियों के द्वारा होता है, जिसमें कार्बन अपचयन, सोडियम अपचयन और एल्यूमिनी तापी विधि द्वारा। 3 विधियों को आप याद कर लीजिएगा। कौन कौन विधि होती हैं? कार्बन अपचयन, सोडियम अपचयन और एल्यूमिनी तापी विधि के द्वारा ना। कार्बन अपचयन में भर्जित अयस्क में जो आपने भर्जन के द्वारा अयस्क पाया हुआ था, उस अयस्क में ना, कार्बन अपचयन में भर्जित अयस्क में कार्बन मिला करके, आपने कार्बन मिलाया हुआ था, अधिक ताप तक गर्म किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कार्बन अपचयन में भर्जित अयस्क में क्या किया गया? कार्बन अपचयन में भर्जित अयस्क में कार्बन मिलाकर अधिक ताप तक क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है ना भाई। कार्बन अपचयन में भर्जित अयस्क में कार्बन मिलाकर अधिक ताप तक गर्म किया जाता है। इससे ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड? धात के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? अलग हो जाते हैं और साथ ही धात भी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ लगाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और जिंक बन जाता है ना। तो इस तरीके से आपने पाया कि जिंक अलग हो गया, जो कि एक मेटल था, और उसका ऑक्साइड कार्बन के साथ मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया ना। ये रहा आपका धातु का अपचयन विधि के, कार्बन अपचयन विधि के द्वारा किसी धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ टॉपिक पॉइंट में आते हैं शोधन, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ना। शोधन कैसे करते हैं? उपरोक्त 3 विधियों से, इधर जो विधि थी ऊपर की, इन विधियों के द्वारा भी धातुओं में अशुद्धता रहती ही है ना। इसको शुद्ध करने के लिए, धातु निष्कर्षण करने के लिए शोधन विधि का उपयोग करते हैं। इसमें 3 प्रक्रियाएं होती हैं: गलनांक, आसवन तथा पृथक्करण तथा विद्युत अपघटनी प्रक्रम। तो आप इसे राइट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। चलिए मैं अब आपको आगे पढ़ाता हूँ कि जो मैंने अभी आपको बताया ना, आसवन, गलनांक और पृथक्करण। तो आसवन विधि में क्या होता है इसको बताते हैं हम। आसवन विधि द्वारा जिंक एवं पारा आसवन विधि द्वारा जिंक एवं पारा धातुओं को शुद्ध किया जाता है। धातुओं को शुद्ध किया जाता है। आसवन विधि द्वारा जिंक एवं पारा धातुओं को शुद्ध किया जाता है ना। धातुओं को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है, परंतु उसमें उपस्थित अपद्रव्य
अपद्रव्य पिघलते नहीं। आसवन विधि द्वारा जिंक एवं पारा धातुओं को शुद्ध किया जाता है, परंतु उसमें उपस्थित अपद्रव्य पिघलते नहीं ना। ऐसी धातुओं को शुद्ध करने के लिए ऐसी धातुओं को शुद्ध करने के लिए ऐसी धातुओं को शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे? ढालू भट्ठियों को गर्म किया जाता है। ढालू भट्टियों को गर्म किया जाता है। शुद्ध धातु बहकर नीचे आ जाता है। बहकर नीचे आ जाता है। बहकर नीचे आ जाता है। बह करके नीचे आ जाता है और बिना गले अपद्रव्य ऊपर आ जाते हैं ना। अपद्रव्य ऊपर आ जाते हैं। बिना गले अपद्रव्य कहाँ आ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। विद्युत अपघटनी प्रक्रम धातु के निष्कर्षण की महत्वपूर्ण विधि होती है। फिलहाल उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आसवन विधि के द्वारा क्या होता है? आसवन विधि द्वारा जिंक एवं पारा धातुओं को शुद्ध किया जाता है। जिंक विधि के द्वारा क्या होता है? आसवन विधि के द्वारा क्या होता है? आसवन विधि द्वारा जिंक एवं पारा धातुओं को शुद्ध किया जाता है, परंतु उसमें उपस्थित अपद्रव्य पिघलते नहीं। परंतु उसमें उपस्थित अपद्रव्य क्या होते हैं? पिघलते नहीं। ऐसे धातुओं को शुद्ध करने के लिए ढालू भट्ठियों को गर्म किया जाता है। तो आसवन विधि के द्वारा क्या होता है? आसवन विधि द्वारा जिंक एवं पारा धातुओं को शुद्ध किया जाता है, परंतु उसमें उपस्थित अपद्रव्य जो होते हैं वह पिघलते नहीं हैं। ऐसी धातुओं को शुद्ध करने के लिए ढालू भट्टियों को गर्म किया जाता है। शुद्ध धातु बह करके नीचे आ जाता है और बिना गले अपद्रव्य ऊपर आ जाते हैं। तो आज आपने देखा कि किस तरह से मैंने आपको एक बार रिपीट कर देते हैं इसमें जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। देखिए छात्रों, आप ये समझिए कि खनिज एवं धातु हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चैप्टर होता है ना। खनिज एवं धातु इतना उपयोगी है कि कोई भी धातु को किस तरह से शुद्ध किया जाता है। आप आकलन कर सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जब धरती से मिलता है, उसको प्राप्त किया जाता है, जिसे हम खनिज कहते हैं, वह तो बिल्कुल शुद्ध नहीं होता। जैसे यदि सुनार यह कहे कि यह सोना बड़ा ही शुद्ध है, गलत कह रहा है नहीं। और फिर उसको शुद्ध करने के प्रोसेस होते हैं, और शुद्ध करने के लिए पहले प्रोसेस में अयस्क का नाम लिया जाता है,
और हर एक धातु का अपना अयस्क होता है कि नहीं। तो आप जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, कॉपर पाइराइट आपने सुना होगा, बॉक्साइट, तो अक्सर जो अयस्क हुआ करते हैं उनके नाम के बाद में आइट लगा होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, यह चीज़ और यह भी है कि जो हमारे पास जैसे ही खनिज प्राप्त हुआ वह अशुद्ध था, अब उसे क्या करना है, शुद्ध करना है। तो किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी भाई, अयस्क की ज़रूरत पड़ी ना। तो अयस्क क्या होते हैं, अयस्क ऐसा होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑलरेडी बड़े ही शुद्ध हुआ करते हैं और साथ ही साथ सस्ता भी हुआ करते हैं। और उनकी एक बहुत बड़ी खासियत यह होती है कि उनकी कम ही मात्रा हम लेंगे और जिस पदार्थ को शुद्ध करेंगे वो अधिक से अधिक मात्रा में शुद्ध करेंगे। यानी यहाँ पर अयस्क को परिभाषित किया जा सकता है कि अयस्क शुद्ध होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी पदार्थ को शुद्ध करने की कैपेसिटी रखता हो। तो अयस्क की बात हुई, लेकिन अब इसमें एक बात आती है कि इसकी सारी प्रोसेस, पहले ये करो तो फिर वो करो तो फिर वो करो, सारी प्रोसेस मिला करके तब जा करके हमको खनिज यानी धातु शुद्ध कर पाते हैं, जिसे हम धातु कर्म कहते हैं। यानी किसी भी धातु को शुद्ध करने के लिए जो भी प्रोसेस यूज़ होते हैं, जो भी प्रक्रियाएं यूज़ होती हैं, उपयोग में आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। और इन धातु कर्म में हम चल रहे थे अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अयस्क के सांद्रण के लिए सबसे पहले हम अयस्क को क्या करते हैं, बारीक पीस लेते हैं ना। और पीसने के बाद पीसे हुए अयस्क को ही अयस्क का सांद्रण कहते हैं। बट अयस्क को सांद्रित करने के लिए बहुत सारी भौतिक विधियां भी आती हैं। जैसे इन विधियों में पहला विधि हमने आपको बताया चुंबकीय विधि ना। चुंबकीय विधि में हमने आपको बताया दो व्हील ले लेते हैं, उसमें चुंबक लगे होते हैं, उन व्हील के ऊपर एक पट्टा होता है, ऊपर से एक हॉपर लगा होता है। अयस्क को हॉपर के सहारे डाला जाता है और फिर पट्टे को चलाया जाता है, तो उस तरह से अयस्क का सांद्रण होता है। लेकिन इस विधि में उसी धातु को शुद्ध कर पाते हैं जो धातुएं चुंबकीय गुण रखते हैं। किसको शुद्ध कर पाते हैं, उन्हीं लोगों को शुद्ध कर पाते हैं जिन धातुओं में कैसा गुण होता है, चुंबकीय गुण होता है। फिर उसके बाद ये तो रहा चुंबकीय विधि के द्वारा, है ना, चुंबक का। फिर उसके बाद गुरुत्वीय विधि के द्वारा घुमा करके किया जाता है। फिर उसके बाद आया था आज के टॉपिक में जो पिछली कक्षा में मैंने अभी पिछली वाली टर्म में पढ़ाया है ना, फेन प्लवन विधि ना। तो फेन प्लवन विधि में हमने एक टैंक लिया हुआ था, उसमें चीड़ का तेल लिया हुआ था, सल्फर के ऑक्साइड लिए हुए थे, पानी भी लिया हुआ था, एक नली ली हुई थी और उस नली से हवा को क्या कराया था, पास कराया था। और जैसे ही हवा को पास कराया बुदबुदाहट के साथ क्या निकलने लगी, ऊपर झाग हो गया। वो झागी तो क्या था, अशुद्धियाँ थी। फिर उसके बाद हम आते हैं आपको फेन प्लवन विधि के बाद क्या बताया था मैंने आपको, प्रगलन। हमने कहा देखिए बाबू, प्रगलन आपका दो प्रकार का होता है ना, एक भर्जन होता है और एक निस्तापन होता है। तो भर्जन किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ को, किसको, कौन सी पदार्थ को, जिस पदार्थ को पिघलाना, जिस पदार्थ को शुद्ध करना है, किसी भी पदार्थ को उसके गलनांक के नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म करना ही क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। भर्जन किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ को उसके गलनांक के नीचे वायु के उपस्थिति में गर्म करना ही भर्जन कहलाता है। तो भर्जन की प्रक्रिया में क्या हुआ कि गलनांक के नीचे उस वायु की उपस्थिति में उसको गर्म किया गया और जैसे ही गर्म किया गया वो तुरंत कार्य करना शुरू कर दिया ना। ये सारी कंडीशन इसके गलनांक के हो गए। अब गलनांक के नीचे क्या होता है कि
आसवन विधि आती है और आपका गलनांक भी आता है और पृथक्करण विधि आता है, लेकिन उसके पहले एक अपचयन विधि भी था। अपचयन विधि में क्या हुआ? अपचयन का मतलब मैंने बताया किसी चीज़ को घटाना होता है, कोई चीज़ घट रहा हो तो वहाँ पर अपचयन विधि द्वारा होता है। अपचयन विधि में करते क्या है कि अपचयन विधि के द्वारा हम सभी लोग किसी उस अपचयन विधि भी 3 विधि बताई गई थी ना, कार्बन अपचयन विधि, सोडियम अपचयन विधि और एक और बताया गया था। और जैसे कार्बन अपचयन विधि में हम धातु के साथ अधिक से अधिक मात्रा में कार्बन मिला देंगे ना, और जैसे ही कार्बन मिला देंगे वह कार्बन इतना अधिक हो जाएगा कि वह तुरंत उसके ऑक्साइड को अपने साथ ले लेगा और इस तरीके से धातु को क्या कर देगा? अलग कर देगा ना। जैसे जिंक ऑक्साइड में अगर हम कार्बन मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और जिंक अलग हो जाएगा। ये सारे कंडीशन थे। फिर उसके बाद में कुछ आगे बढ़ा आसवन विधि, आसवन गलनांक और पृथक्करण तथा विद्युत अपघटनी प्रक्रम। तो इस विधि में आपने देखा कि आसवन विधि के द्वारा जिंक के पारा धातुओं को शुद्ध किया जाता है, परंतु उसमें उपस्थित अपद्रव्य पिघलते नहीं हैं। ऐसी धातुओं को शुद्ध करने के लिए ढालू भट्टुओं को गर्म किया जाता है, अशुद्ध धातु बहकर नीचे आ जाता है और बिना गले हुए अपद्रव्य क्या हो जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया। जो शेष भी पॉइंट बचे हुए हैं अगले टॉपिक में मिलते हैं आपको। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।